हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो हम वीडियो लाए हैं आपके समक्ष, तो ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का हम आज दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं आपके सामने। इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और जो कि चैप्टर 1 था और जीवधारियों का वर्गीकरण चैप्टर का नाम था, वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा। ये सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का, जो कि लूसेंट से हमने लिया है। और आपको बता दें कि यदि वीडियो ये लंबा होगा, थोड़ा चैप्टर ज़्यादा लंबा है, तो इसको हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे। तो चलिए, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, चैप्टर का यहाँ पे नाम है कोशिका विज्ञान, ठीक है। तो इसी चैप्टर से करेंगे। और एक बात आपसे और कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम जो भी है, BSSC CGL है या BPSC प्री का भी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें भी बायोलॉजी से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन कर लिया करता है। हाल ही फिलहाल में रेलवे का भी बहुत सारा एग्जाम है, NTPC LP, तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, जीव द्रव्य को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यानी जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। और देखिए, जीव द्रव्य का नामकरण, यानी जीव द्रव्य जो है प्रोटोप्लाज्म, इसका नामकरण किसने किया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था? पुरकिंजे। कब इन्होंने किया था इसका नामकरण? तो सन 1839 में, यानी 1839 में जीव द्रव्य का नामकरण किया गया। किनके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, यह जीव द्रव्य जो होता है कैसा होता है? तो फर्स्ट बात याद रखिएगा, ये तरल होता है, साथ ही साथ गाढ़ा और रंगहीन रहता है। यानी इसका कोई रंग नहीं रहता है, रंग विहीन रहता है और गाढ़ा रहता है, साथ में लसलसा भी रहता है, आगे मिलेगा आपको। यह पारभासी रहता है, गाढ़ा रहता है, रंगहीन होने के कारण ये क्या रहता है? पारभासी भी रहता है, यानी आर पार इसमें दिखाई दे सकता है, ठीक है। और लसलसा रहता है, ठीक है। और वजन युक्त रहता है, जो गाढ़ा रहेगा और रंगहीन भी रहेगा, यानी रंगहीन होने के कारण इसके आर पार देख सकते हैं, तो प्रभासी भी रहेगा और लसलसा रहेगा, साथ ही साथ वजन युक्त भी रहता है, यानी इसमें वजन भी रहता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। दे देगा ऑप्शन में कि जीव द्रव्य होता है, ऑप्शन में दे देगा, पूछ देगा कि जीव द्रव्य इसमें से नहीं होता है, दे देगा रंगहीन, रंगहीन की जगह पर दे देगा कि इसमें रंग होता है, ठीक है। या प्रभासी की जगह दे देगा यह अप्रभासी होता है। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। रंगहीन भी होता है, प्रभासी भी होता है, लसलसा और वजन युक्त भी रहता है, इसमें वजन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है, यानी फिजिकल बेस ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है। यानी जीव की सारी जो जैविक क्रिया होती है, जीव जीने के लिए जितनी भी सारी प्रोसेस करता है, क्रिया करता है, किसके द्वारा होती है? इसी के द्वारा, यानी किसके द्वारा? जीव द्रव्य के द्वारा। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेस ऑफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए, जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में जीव द्रव्य को बांट दिया गया है? 2 भाग में। कौन कौन? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो पहले कोशिका द्रव्य के हम बारे में देख लेते हैं। देखिए, कोशिका द्रव्य किसके किसके बीच रहता है? तो कोशिका द्रव्य केंद्रक यानी न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के बीच रहता है। केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में रहता है। कौन? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। किसके बीच? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। लेकिन केंद्रक द्रव्य का बात कहेगा तो ये केंद्रक के अंदर ही रहता है, यानी यह कोशिका में इसके अंदर केंद्रक के अंदर ही रहता है। केंद्रक के अंदर कौन रहेगा? केंद्रक द्रव्य। आसान है, ठीक है। और केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच कौन रहता है? तो कोशिका द्रव्य। चलिए आगे देख लेते हैं। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का 99% जो भाग रहता है किन तत्वों से मिलकर बना रहता है? तो 4 तत्व इसमें मौजूद होता है। कौन कौन? तो याद रखिएगा, OCH
OCHN, ठीक है, याद रखिएगा OCHN। O यानी ऑक्सीजन, C यानी कार्बन, H यानी हाइड्रोजन, N यानी नाइट्रोजन। तो देखिए OCHN का इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा कितना, 76, 10.5, उसके बाद 10, उसके बाद 2.5, यानी इतना परसेंट रहता है। यानी ऑक्सीजन 76% रहता है, कार्बन 10.5% और हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है कि जीव द्रव का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना, 76%, कार्बन 10.5% और हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5% या 2.5% बोलिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जीव द्रव का कितना परसेंट भाग जल होता है, तो जीव द्रव का 80% भाग जल होता है, ठीक है। जीव द्रव में बहुत इंपॉर्टेंट है अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक और कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अनुपात रेशियो कितना होता है, तो अकार्बनिक इसमें कितना होता है 81, ठीक है। और रेशियो किसके साथ पूछा है, कार्बनिक के साथ, तो कार्बनिक रहता है 19। तो पहले पूछ देगा कार्बनिक एवं अकार्बनिक का अनुपात, तो वहाँ पे आपको 19 रेशियो 81 करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अकार्बनिक और कार्बनिक कहेगा तो 81 रेशियो 19, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली में याद रखते हैं कि झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात तो 3:2, वही चौड़ाई और लंबाई का कह देगा तो 2:3, वही वाला चीज़ यहाँ पर भी है। यानी अकार्बनिक कार्बनिक कहेगा तो 81:19 और कार्बनिक पहले कह दिया और बाद में अकार्बनिक तो 19:81, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यानी कोशिका के बारे में अब देखिए थोड़ा, कौन खोज किया, कौन इसका विस्तृत अध्ययन किया, तो इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए जीवन का जो भौतिक आधार होता है वो क्या होता है, जीव द्रव्य होता है, ठीक है। लेकिन जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो वो कोशिका ही होती है। चलिए देख लेते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, ठीक है। देखिए कोशिका यानी सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। लाइफ का सबसे छोटा कार्यात्मक और संरचनात्मक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, वो कोशिका ही होता है। अब देखिए एंटोन वान लीवेनहॉक यानी लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा, यानी पहली बार कोशिका को किसने देखा, तो एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था और इसका वर्णन भी किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा, तो लीवेनहॉक, याद रखिएगा, ठीक है। जीवाणु का खोज भी यही लीवेनहॉक ही किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, कोशिका का औसत संगठन, यानी कोशिका के जितने भी सारे अवयव हैं उनमें जितने सारे भी खनिज मिनरल होते हैं उनका परसेंटेज कितना रहता है उसके कुल भार का, तो वो भी एक नज़र में देख लीजिए। तो कोशिका का औसत संगठन आप देख सकते हैं, इधर अवयव दिया है और इधर कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत दिया है। तो कोशिका के अंदर जल कितना रहता है उसके पूरे भार का, तो 70 से 90% जल रहता है। प्रोटीन पूछेगा कि कितना रहता है कोशिका में, तो 10 से 15%, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कितना रहता है, कार्बोहाइड्रेट 3% रहता है। लिपिड यदि पूछेगा तो 2% और न्यूक्लिक अम्ल कहेगा तो ये 5 से 7% रहता है और आयन इसमें 1% रहता है। तो याद रखिएगा आयन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, इसको क्रम में याद रखिएगा। आयन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, क्या हम बोले, आयन, इसके बाद लिपिड और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये परसेंटेज याद रखने के लिए याद रखिए 123, यानी 1, 2, 3, यानी आयन कितना 1%, लिपिड कितना 2%, कार्बोहाइड्रेट कितना 3%। देख सकते हैं आयन 1%, लिपिड 2% और कार्बोहाइड्रेट 3%। बाकी जल को आपको मालूम ही होगा 70 से 90%, प्रोटीन 10 से 15 और न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%। चलिए आगे देख लेते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने ही 1665 में यानी 1665 में कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। कौन,
रॉबर्ट हुक ने 1665 में। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो एक जीवाणु है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, इसी की कोशिका सबसे छोटी होती है। और बात आती है लंबी में और बड़ी में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बड़ी कहेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा का, और लंबी कहेगा तो तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की, ठीक है। लंबी कोशिका सबसे तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच बोलते हैं, ठीक है। बहुत तेज दौड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो लंबा में या बड़ा में कन्फ्यूजन मत खाइएगा, लंबा तंत्रिका तंत्र और बड़ा में शुतुरमुर्ग के अंडा का। अब देखिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। तो देखिए जैसे जीव द्रव्य का नामकरण किया था प्रोकिंजिया 1839 में, तो उसी ईयर में 1838 से 39 के दौरान ही कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया था। किसके द्वारा? तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, जिसमें स्लाइडेन जो थे मैथियस स्लाइडेन इनका पूरा नाम है, स्वान का पूरा नाम थियोडोर स्वान है, ठीक है। तो इन्होंने 1838 में इसका प्रतिपादन किया, थियोडोर स्वान ने 1839 में। तो ये साथ में ही दे देता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन और स्वान ने 1838 से 39 में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। कोशिका सिद्धांत का यानी सेल थ्योरम का तो प्रतिपादन इन्होंने कर दिया स्लाइडेन और स्वान ने, लेकिन इनका जो थ्योरम था वो ये बात स्पष्ट करने में असफल रहा कि आखिर कोशिका जो है उसका निर्माण कैसे होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन पहली बार रुडोल्फ बिरचौ ने, बिरचौ को कभी बिरसा लिख देता है, बिरचाऊ लिखता है, तो इससे कन्फ्यूजन मत खाइएगा। एक मिनट। तो ये जो है पहली बार रुडोल्फ बिरचौ ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है, यानी कोशिका में भी विभाजन होता है, और नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है? तो पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यानी जो पहले से विद्यमान कोशिका है, पहले से मौजूद जो सेल है उसी में विभाजन होता है, यानी बढ़ता है, तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इससे स्पष्ट हो गया कि कोशिका भी विभाजित होती है। कौन बताया? 1855 में रुडोल्फ बिरचौ ने बताया, ठीक है। लेकिन जो स्लाइडेन और स्वान थे जो कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, वो ये बताने में असफल रहे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, लेकिन रुडोल्फ बिरचौ ने बता दिया कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। जो पहले से मौजूद कोशिका होती है उसी के विभाजन से कोशिका का निर्माण होता है। अब देखिए कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है, यानी कैसे कैसे कोशिका का निर्माण होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिए कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें। पहला है सभी जीव कोशिका यानी या सभी जीव कोशिका या कोशिका उत्पाद से ही बने होते हैं। जितने भी सारे जीव हैं किस चीज़ से बने होते हैं? या तो कोशिका या कोशिका के ही प्रोडक्ट से मिलके बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। आपको मालूम ही है कि पूर्व स्थित कोशिका से विभाजन होता है, उसी से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, वही बात है। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। हर पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन टपक जाएगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और ये हर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है, यानी कोशिका जो बनता है उसमें भी तो कोई प्रोसेस होता होगा, तो जिस प्रोसेस से होता है उसमें कौन मुख्य अभिकर्ता होता है? तो केंद्रक जो होता है वही मुख्य अभिकर्ता यानी क्रिएटर होता है। यानी कोशिका का निर्माण जिस क्रिया के द्वारा होता है उसमें किसको मुख्य क्रिएटर माना जाता है? अभिकर्ता। तो केंद्रक को, न्यूक्लियस को माना जाता है। अब देखिए कोशिका भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन? तो एक प्रोकैरियोटिक होती है और एक यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में बहुत सारा चीज़ मौजूद नहीं होता है, यूकैरियोटिक में सारा चीज़ लगभग मौजूद ही रहता है, ठीक है।
या तो प्रोकैरियोटिक में कुछ होगा भी मौजूद तो कम मात्रा में रहेगा और यूकैरियोटिक में ज़्यादा मात्रा में रहेगा। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं। तो दो प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए तो प्रोकैरियोटिक के बारे में देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन नामक प्रोटीन जो होता है नहीं होता है। देखिए अभी हम बताए थे प्रोकैरियोटिक में बहुत चीज़ अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में बहुत सारा चीज़ उपस्थित होता है। ठीक है, तो हिस्टोन नामक प्रोटीन इसमें उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। हिस्टोन प्रोटीन जिसमें रहेगा वही क्रोमैटिन बना पाता है, तो इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन ही नहीं रह पाता, इसीलिए ये क्रोमैटिन बना ही नहीं पाता है। केवल डीएनए का जो सूत्र रहता है वही गुणसूत्र के रूप में इसमें मौजूद रहता है। ठीक है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक में कोई आवरण रहता है, नहीं, और यूकैरियोटिक में तो उसमें दोहरी आवरण का झिल्ली घेरे हुए रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है, यानी केंद्रक भी इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, क्रोमैटिन नहीं बन पाता है, डीएनए का गुणसूत्र केवल गुणसूत्र के रूप में रहता है, अन्य कोई आवरण भी इसको नहीं घेरे रहता है, केंद्रक नाम का कोई कोशिकांग भी नहीं रहता है, और जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। यानी जीवाणु और नील हरित कोशिका में कौन सी कोशिका रहेगी, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? तो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब आइए यूकैरियोटिक के बारे में देख लीजिए। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण घिरे होते हैं। ठीक है, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यानी इन कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, यानी झिल्ली भी इसमें घिरा रहता है, आवरण भी घिरा रहता है और केंद्रक भी पाया जाता है, जिसमें डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। यानी देखिए डीएनए भी रहेगा मौजूद, हिस्टोन नामक प्रोटीन भी इसमें रहेगा, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है, और इसमें है हिस्टोन नामक प्रोटीन तो इसमें क्रोमैटिन भी बन जाएगा। ठीक है, जिसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं रहेगा उसमें क्रोमैटिन बन ही नहीं पाएगा। तो पहले ही हम इसका डिस्कस कर दिए थे हल्का फुल्का, तो अब आपको मालूम चल रहा होगा। और इसके अलावा क्या बात है, तो केंद्रक तो नहीं, केंद्रिका भी इसमें होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्रक तो रहबे करता है लेकिन केंद्रिका भी इसमें होता है। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ मुख्य अंतर देख लीजिए, अब आपको कठिनाई नहीं होगी ये तालिका देखने में। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर देखिए, विशेषता अंगक, यानी इधर अंग का नाम दिया है कोशिका का, और वो कौन सा प्रोकैरियोटिक है और कौन सा यूकैरियोटिक है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो कोशिका भित्ति होता है यानी सेल वाल, ये प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यानी प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है, तो प्रोकैरियोटिक का प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो कोशिका भित्ति रहता है सेल वाल, वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम बोले थे कि प्रोकैरियोटिक में ज़्यादातर चीज़ मौजूद ही नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ER बोलते हैं, ठीक है, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसमें उपस्थित होता है, किसमें, यूकैरियोटिक में। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में हम बोले थे कि इसमें कोई चीज़ होगा भी तो कम मात्रा में होगा, इसमें ज़्यादा। ठीक है, तो याद रखने के लिए ऐसे याद रखें, राइबोसोम 70S प्रकार के और इसमें यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के। अब यहाँ पर दिया है 70S, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा आपको समझा दें। आपको मन में सवाल होगा कि ये 70S आखिर क्या है, 80S क्या है, S क्या सेकंड है, क्या चीज़ है, तो ये सेकंड नहीं है बल्कि S से क्या इसको कहा जाएगा, S जो है इसको हम लोग स्वेड वर्ग
स्वेड वर्ग इकाई या स्वेड वर्ग यूनिट भी इसे कहा जाता है। इससे क्या किया जाता है, राइबोसोम का माप लिया जाता है, ठीक है, यानी उसके जो कण है कितनी तेज़ी से उसमें अवसादन हो रहा है, तो ये स्वेड वर्ग इकाई से ही हम लोग जान पाते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो ये राइबोसोम, इसमें प्रोकैरियोटिक में कितना 70 इस प्रकार का और यूकैरियोटिक में 80 इस प्रकार का, ठीक है। गोल्जी काय इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, गोल्जी काय को इंग्लिश में गोल्जी बॉडी बोला जाता है और केंद्रक झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन भी इसमें अनुपस्थित रहता है, केंद्रक नाम की कोई झिल्ली ही नहीं रहती है और इसमें दोहरी आवरण से घेरे हुए रहता है यानी उपस्थित रहता है। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम का वही लाइसोसोम जिसका खोज डी डुबे ने किया था, तो इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित रहता है यानी प्रेजेंट रहता है। डीएनए इसमें मौजूद होता है लेकिन एकन सूत्र के रूप में, और इसमें कैसा होता है, इसमें यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। इसमें एकल सूत्र यानी कम मात्रा में, इसमें ज़्यादा मात्रा में। कसाभिका, अब इधर ध्यान देने वाला है, कसाभिका जो होता है इसमें केवल एक तंतु का होता है और इसमें कसाभिका यूकैरियोटिक में 11 तंतु का होता है कसाभिका, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में कसाभिका एक तंतु का ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बहुत मज़ा आने वाला है और हर आपको जब रिवीजन एक बार अपने से करेंगे ना तो हर चीज़ आपको लगेगा, पढ़ने में कठिनाई नहीं होगा, याद करने में भी नहीं। इस तरह से हम इसको डिटेल वाइज समझाते जा रहे हैं। तो चलिए आगे के लिए ऑल द बेस्ट और हम अपना आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए कसाभिका तो हो गया, केंद्रिका इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। सेंट्रियोल इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है और सेंट्रियोल जो होता है यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन के बारे में देख लीजिए, श्वसन, तो श्वसन इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, लेकिन श्वसन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किसमें, यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में किसके द्वारा श्वसन होगा, तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। देखिए लिंग प्रजनन इसमें नहीं पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में कोई लिंग प्रजनन नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लिंग प्रजनन होता है। तो इससे आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं, पूछ देगा कि मानव में कैसी कोशिका है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, नहीं बता सकते हैं यूकैरियोटिक, क्योंकि यूकैरियोटिक में ही लिंग प्रजनन होता है, हम लोग में लिंग प्रजनन होता है, ठीक है, जो बाघ है, कोई भी स्तनपायी है, सब में होता है लिंग प्रजनन। तो ये सब क्या होगा, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ठीक है, हम लोग के अंदर, ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण इसमें प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड में होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन तो केवल अर्धसूत्री प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक में केवल अर्धसूत्री प्रकार का, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें कोशिका विभाजन कैसे होता है, अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों प्रकार का होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए अब कोशिका के कुछ मुख्य भाग हैं उसको देख लेते हैं। देखिए कोशिका का मुख्य भाग यानी मेन पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। तो देखिए यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पूछता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, ऑप्शन में दे देगा पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप और जंतु दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में, ओनली वन प्लांट में केवल पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यह सेलुलोज का बना होता है, यानी कोशिका भित्ति जो है सेल वाल ये किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जिस तरह से हम लोग खड़े हैं तो रीढ़ की हड्डी है वो हम लोग को खड़ा होने में
मदद करता है, उसी तरह कोशिका भित्ति भी जो है वो आकृति और आकार बनाए रखने में सहायक रहता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति, जो जीवाणु रहता है बैक्टीरिया, उसका सेल वाल जो रहता है किस चीज़ का बना होता है, तो वो बना होता है पेप्टिडोगल केन का। किस चीज़ का? पेप्टिडोगल केन का। बहुत बार क्वेश्चन ये भी रिपीट किया है एग्जाम में, ठीक है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टिडोगल केन की, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो काइटिन की। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखना होगा आप लोग को। चलिए आगे देख लेते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में देख लीजिए। तो देखिए 2 नंबर है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव जो हैं एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, यानी कोशिका में जितने भी सारे चीज़ मौजूद हैं वो किस चीज़ के द्वारा घिरे हुए रहते हैं? एक पतली झिल्ली के द्वारा, ठीक है। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो ये झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है कोशिका का सभी अवयव, सभी उसका एक तरह से अंग कह लीजिए कोशिका का, तो वो किस चीज़ के द्वारा घिरा रहता है? एक पतली सी झिल्ली के द्वारा, और उसी झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये कैसा होता है? क्या इसमें पूरा ऐसा झिल्ली, जैसे चाय छानते हैं हम लोग, तो चाय छन्नी जो होता है, भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं चाय छन्नी, ठीक है, या जिससे आटा चाला जाता है तो उसको चलनी बोलते हैं, चालनी। तो उसमें भी क्या होता है? एक पतला सा झिल्ली है ना, वो कि आर पार हो सकेगा। तो ये कैसा झिल्ली है? ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ठीक है। पूरा का पूरा नहीं इसमें से आर पार कोई चीज़ हो पाएगा, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना, यानी कोशिका के बाहर जो जाएगा और कोशिका में अंदर जो आएगा उसका निर्धारण करना, ठीक है। ये छानने का काम कर देता है एक तरह से, ठीक है। ऐसी झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? तो लिपिड की। ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली पूछेगा कि किस चीज़ का बनी है, तो लिपिड की। लेकिन लिपिड को पूछ देगा कि किस चीज़ का बना होगा, तो फास्फोग्लिसराइड का बना होता है, ठीक है। अब देखिए कोशिका झिल्ली लिपिड का बनी होती है, लेकिन यह लिपिड घटक जो है ये किस चीज़ का? फास्फोग्लिसराइड का बना होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में क्या क्या मौजूद होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, लिपिड फास्फोग्लिसराइड का। और बाद में अनुसंधानों से, रिसर्चों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में और क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। चलिए, तो एक चीज़ तो आपको मालूम हो गया, कोशिका झिल्ली में क्या क्या पाया जाता है? तो लिपिड पाया जाता है, ठीक है, फास्फोग्लिसराइड पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। आगे देख लीजिए नोट में जो है इसको देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना को प्रतिपादित किया गया 1972 में, किसके द्वारा? सिंगर और निकोलसन द्वारा, ठीक है। कोशिका झिल्ली का जब खोज किए तो वो सिंगर चला गया निकल के, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली को कौन नमूना, उन्नत नमूना लाया? एक सिंगर था, गायक था, वो निकल के चला गया 1972 में और प्रतिपादित कर दिया, ठीक है, जिसे तरल कृमि नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन कैसी गति करता है? प्रोटीन जो है पार्श्विक गति करता है, यानी साइड वाला स्लाइडिंग गति करता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए 3rd नंबर में है तारक काय। तारक काय को सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब यही देखिए जो कोशिका भित्ति पूछेगा किसमें पाया जाता है? तो ओनली वन केवल पादप कोशिका में। लेकिन जो तारक काय होता है ये केवल जंतु में ही पाया जाता है, ये पादप में नहीं पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो तारक काय यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने किया? तो बोबेरी ने किया। किसने किया तारक काय की खोज? बोबेरी ने। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक काय यानी सेंट्रोसोम के अंदर क्या रहता है? 1 या 2 कण जैसी संरचना रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहा जाता है। यानी सेंट्रोसोम के अंदर 1 या 2 कण जैसी जो संरचना रहेगी उसको क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम के अंदर है तो सेंट्रियोल कह देंगे, ठीक है। तारक काय को इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं, या सेंट्रोसोम के अंदर 1 या 2 कण जैसी संरचना रहेगी उसको सेंट्रियोल कह देंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तारक काय यानी सेंट्रोसोम के अंदर 1
या दो कण जैसी रचना होती है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह पोल का कार्य करता है, यानी ध्रुव का निर्माण करता है। ठीक है, कौन? सेंट्रियोल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ गया अंतःद्रव जालिका। अंतःद्रव जालिका कहिए चाहे अंतर परिद्रव जालिका कहिए, बात एक ही है। अंतःद्रव जालिका यानी इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। शॉर्टकट में इसको ER लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ER। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें मोटा मोटी समझ लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। देखिए मूलतः इसमें राइबोसोम ही रहता है। ठीक है, और क्या होता है, दो तरह की रहती है ER। एक SWR रहता है, ठीक है, SER रहता है। और ये कैसे ER कैसा रहता है? दो प्रकार का, एक RER रहता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है ये SER रहता है। ठीक है, SER और RER में अंतर क्या है? RER हो गया रफ, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये हो गया SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी स्मूथ यानी ये चिकनी अंतःपरिधीय जालिका होती है, रफ यानी ये खुरदरी होती है। तो खुरदरी किस कारण होती है? ये चिकनी किस कारण होती है? जिस पर राइबोसोम नहीं चिपकते हैं वो स्मूथ होती है या कम मात्रा में चिपकते हैं तो, और जिस पर राइबोसोम बहुत अधिक मात्रा में जाके चिपक जाते हैं जिसकी दीवार पर, उसमें राइबोसोम, मान लीजिए ये थाली आपको दिया गया, ठीक है, ये थाली बहुत चिकना है, लेकिन इसमें कुछ आके मतलब छोड़ दीजिए कहीं, मतलब बाहर, तो इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जंग हल्का हल्का लगना स्टार्ट हो जाएगा, इस पर इस तरह से जंग बीच बीच में लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत दिन से इसका साफ़ सफाई नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये चिकना रहेगा नहीं, इस पर कुछ ना कुछ चिपक गया है मटेरियल, तो ये खुरदरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुरदरा। तो उसी तरह जो दीवार होता है उस पर ER के अंदर, उस पर जिस पर राइबोसोम जाके चिपक जाते हैं वो जाहिर सी बात है खुरदरा हो जाएगा, इसीलिए तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जिस पर नहीं चिपकता है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चलिए ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अंतःद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है। यानी किस कोशिका के अंदर? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक नहीं, किसके अंदर? यूकैरियोटिक। क्यों? क्योंकि हम ऊपर में ही बताए थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्य जालिका किसमें अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। और किसमें उपस्थित होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। तो इसीलिए यहाँ प्रोकैरियोटिक नहीं दिया गया है, यूकैरियोटिक दिया गया है। ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोग को। चलिए लिस्ट में, तालिका में दिखाते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है। जालीनुमा आकार का तंत्र जो रहता है बिखरा रहता है, नलिकावत रहता है यानी ट्यूब के आकार में, जिसे अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतःद्रव जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। यानी राइबोसोम कहाँ चिपके रहते हैं? अंतःद्रव जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतःद्रव जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतःद्रव जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, RER। और राइबोसोम की अनुपस्थिति यानी जिस पर नहीं चिपके रहते हैं उसको, उस अंतःद्रव जालिका को चिकनी लगती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? चिकनी अंतःद्रव जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती है उनमें खुरदरी अंतःद्रव जालिका बहुतायत से मिलती है। यानी जो कोशिका रहती है प्रोटीन का संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती है उनमें कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा? RER रहेगा यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा कि SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा? तो उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही रहेगा, यानी खुरदरी अंतःद्रव जालिका ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो राइबोसोम होता है
मूलतः प्रोटीन का ही बना होता है। तो जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेगी तो प्रोटीन का ही संश्लेषण कर रही है, तो प्रोटीन राइबोसोम तो खुद प्रोटीन का ही बना रहता है, ठीक है, उसमें खुद प्रोटीन ही मौजूद रहता है। तो प्रोटीन संश्लेषण कर रही है यानी राइबोसोम उसमें जा रहा है, ठीक है। तो राइबोसोम जाके उस पर चिपक जाएगा तो उनमें खुरदरी अंतर्जालिका बहुतायत से मिलने लगेगी, ठीक है। चिकनी अंतर्जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं, ठीक है। जो चिकनी होती है उसमें क्या होता है, चिकनी अंतर्जालिका यहाँ चिकनी अंतर्द्रवी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण में मुख्य स्थल होते हैं। यानी ये चिकनी अंतर्जालिका क्या करता है, लिपिड संश्लेषण करता है और वो प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है। चलिए, लिपिड की भांति स्टीरॉयडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रवजालिका में ही होते हैं। यानी लिपिड के भांति ही स्टीरॉयडल जो हार्मोन होता है चिकनी अंतर्द्रवजालिका में ही होता है। पूछ देगा कि स्टीरॉयडल हार्मोन किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब आगे देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा ये राइबोसोम वाला करके उसके बाद आगे वाला हम कराएंगे। जो भी बचेगा, रसदानी बचेगा या जो भी बचेगा, गोल्जी बॉडी वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, सब हम आगे करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, आइए नेक्स्ट पार्ट इसका लाएंगे तो उसमें हम करा देंगे और जो भी बचेगा। देखिए, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं यानी फैट और प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। यानी इसका मुख्य कार्य क्या है, उन सभी वसा और प्रोटीन का संचरण करना जो कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं, उन्हीं का ये संचरण करता है। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, कोशिका द्रव और केंद्रक के अलग अलग भाग में पदार्थ का संचलन किया जाता है, ठीक है, ये पहुंचाते रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में। देखिए, राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में, इन्होंने रॉबिन्सन और ब्राउन ने कब देखा, पादप कोशिका में 1953 में। लेकिन एक GE पैलेड थे, उन्होंने 1953 में ही जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा, ठीक है। जंतु कोशिका में राइबोसोम को सबसे पहले किसने देखा, GE पैलेड ने। देखिए, इसका मिटा देते हैं, आपको क्लियर दिखेगा। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में ही पादप कोशिका में देखा, ठीक है। लेकिन GE पैलेड ने 1953 में ही जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यानी राइबोसोम का नामकरण किसने किया, रॉबर्ट ने। कब किया, 1958 में। लेकिन 1953 में ही जंतु और पादप दोनों में देखा गया। जंतु में किसके, GE पैलेड के द्वारा देखा गया, और पादप में रॉबिन्सन एवं ब्राउन के द्वारा। और दोनों का दोनों जंतु और पादप में कब देखा गया, 1953 में ही। लेकिन 5 साल बाद 1958 में इनको मालूम नहीं था कि यही राइबोसोम है। केवल देख लिए पादप कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन, और जंतु कोशिका में GE पैलेड देख लिए कि ये कुछ चीज़ है, लेकिन उनका नाम नहीं पता था। तो उसका नामकरण 1958 में किसने किया, रॉबर्ट ने किया, ठीक है। चलिए आगे देखें। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यानी राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है, RNA और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है, RNA और प्रोटीन का बना होता है। RNA क्या है, एक अम्ल है, एसिड है, ठीक है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल भी है। तो प्रोटीन का उत्पादन स्थल कौन है, राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम मूलतः प्रोटीन ही होता है, ठीक है। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो प्रोटीन का उत्पादन स्थल राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम। याद रखिएगा, राइबोसोम
केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदरी अंतःपरजालिका यानी RER में भी मिलते हैं। यानी राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलता है? RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव और हरित लवक, ठीक है, इन सारों चीज़ों में पाया जाता है राइबोसोम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। अभी हमने ऊपर बताया था, देखिए यहाँ पर दिया भी है। यहाँ पर S क्या है? स्वेड वर्ष इकाई है और साधन गुणांक को प्रदर्शित करता है। S क्या करता है? S अवसाधन गुणांक को प्रदर्शित करता है और S को हम लोग स्वेड वर्ष इकाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह अपरोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप कहिए अपरोक्ष कहिए, बात वही है, यह अप्रत्यक्ष रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। ठीक है, एक तरह से यह समय का उसके कण का माप करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नोट में देख लीजिए, स्तनी के यानी जितने भी स्तनी वर्ग के हैं उनके लाल रुधिर कण में यानी RBC, रेड ब्लड कार्पस, RBC कहिए, स्तनी के RBC में राइबोसोम एवं अंतःपरजालिका नहीं पाया जाता है। यानी राइबोसोम और अंतःपरजालिका किस में नहीं पाया जाता है? तो स्तनी के जितने भी RBC होते हैं, रेड ब्लड कार्पस या लाल रुधिर कण, उसमें राइबोसोम और ER नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। यानी RBC के द्वारा प्रोटीन विश्लेषण होगा तो प्रोटीन विश्लेषण RBC के द्वारा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यही लास्ट है, इसके आगे गोल्जी का वाला नेक्स्ट में देखेंगे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने। बाद में इसका नामकरण भी हुआ था बेंडा के द्वारा। तो देख लीजिए, इसकी खोज अल्टमैन द्वारा 1886 में किया गया। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? बेंडा ने। किसने किया? बेंडा ने। खोज किसने किया? अल्टमैन ने। कब किया? 1886 में। ठीक है, और खोज करने के बाद इनको भी नाम नहीं पता था, तो बाद में बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। ठीक है, इसी को हिंदी में सूत्रकणिका भी बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। यानी कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, ध्यान रखिएगा। और कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी ऊर्जा जिसमें होता है वैसे कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में जो अंदरूनी इसका इंटरनल मेम्ब्रेन रहता है, उसमें ATP संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। यानी ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ATP संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इससे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। यानी कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, श्वसन स्थल कोशिका का किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान रखिएगा। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। यानी यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर मौजूद प्रोकैरियोटिक कोशिका इसको माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आगे देख लीजिए।
माइटोकॉन्ड्रिया अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम्स 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में क्या क्या मिलता है? तो एकल वृत्ताकार डीएनए अणु और कुछ आरएनए राइबोसोम जो 70S प्रकार का है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक भी मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे विभाजित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन के द्वारा विभाजित होता है, यानी फ्यूजन के द्वारा विभाजित होता है। ठीक है। अमीबा में क्या होता है बताइए? फ्यूजन होता है कि मल्टीपल फ्यूजन होता है कि बाइनरी फ्यूजन होता है? क्या होता है कमेंट में बताइएगा। ठीक है। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होता है, इसमें विखंडन यानी फ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है। चलिए क्वेश्चन पूछते रहता है। देखिए नोट में दिया है डीएनए केंद्रक के अलावे कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो केंद्रक में पाया ही जाता है और केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर। और गोल्जी का से हम कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में इसका, यही तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। पार्ट 1 ये रहा और पार्ट 2 में हम ऑलरेडी इसको कोशिका विज्ञान को हम क्लियर करा देंगे, तब हम 3rd चैप्टर लाएंगे जीव विज्ञान का। चलिए ठीक है, ओके बाय। और लगे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी और आपका झंडा हमेशा लहराते रहेगा। तो ठीक है, ओके बाय।